हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं सामाजिक विषय का सिलेबस, सामाजिक अध्ययन का। इससे पहले की वीडियो में हमने जान लिया था समुद्रगुप्त ने जो आर्यभट्ट पे आक्रमण किया था, उसमें उन्होंने जो राज्यों को जीत लिया था उनके बारे में। आज हम देखते हैं उनका दक्षिणापथ का अभियान। दक्षिणापथ मतलब दक्षिण की तरफ। जब समुद्रगुप्त ने उत्तर की तरफ सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, फिर वह दक्षिण की ओर बढ़ा, तो आज से हम अब जो है इसमें आज की वीडियो में हम समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ का अभियान देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। उत्तर भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर ध्यान दिया। संभवतः अपने इस अभियान पर समुद्रगुप्त 346 ईस्वी में पाटलिपुत्र से चला। दक्षिण में उसने जिन राज्यों को पराजित करके अपने अधीन किया, उनके नाम प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलते हैं। पराजित राज्यों के नाम, तो उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है कौशल, दूसरा है महाकांतार, थर्ड है कोलार, 4 है पिष्टिपुर, 5 है कोहर, 6 है मंडपल, 7 है कांची अवमुक्त, 9 है वेगी, 10 है पल्लकम, 11 है देवराष्ट्र, 12 है क्रूथलुप। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि ये राज्य थे दक्षिण की तरफ, जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था और अपने अधीन कर लिया था। इन राज्यों के क्रमशः शासक थे महेंद्र, व्याघराज, मटराल। महेंद्र थे, व्याघराज थे, मटराल थे, महेंद्रगिरी थे, स्वामी दत्त थे, दमन विष्णुगोप थे, नीरराज थे, हस्तिबमन थे, उग्रसेन थे, कुबेर थे तथा धनंजय। ये राजा सभी थे। अब देखते हैं समुद्रगुप्त की दक्षिण की नीति। हेडिंग है दक्षिण की नीति। तो समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति देखते हैं। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में 12 राज्यों के राजाओं को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान जब चलाया था तो दक्षिण की ओर बढ़ा, तो उसने 12 राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने अधीन कर लिया था। उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के बीच बहुत अधिक दूरी थी, इसलिए उत्तरी भारत से दक्षिण भारत पर शासन करना केवल मुश्किल ही नहीं वरन असंभव था। दक्षिण और उत्तर की दूरी काफ़ी थी, इस वजह से काफ़ी दूरी थी। उत्तर और दक्षिण में काफ़ी दूरी थी, तो इसलिए उस पर राज्य करना संभव ही नहीं असंभव था। अतः समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को विजयित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जो जैसे समुद्रगुप्त ने वहाँ पे राज्य करना असंभव था, इसलिए समुद्रगुप्त ने क्या किया था, वहाँ के जो राजा लोग थे उन्हें अपने अधीन करके, लेकिन उन्हीं को राज्य करने दिया था और अपने अधीन कर लिया था और उन्हें अपने राज्यों में मिला लिया था। वहीं दक्षिण में जिन राज्यों को पराजित किया था उनके राज्यों को उसने वापस कर दिया, वहाँ पे अपने अधीन करके, और उन राजाओं को वहाँ का राज्य जो था वो वापस कर दिया था। इसलिए क्योंकि उत्तर और दक्षिण की दूरी काफ़ी थी, तो वहाँ पे आकर राज्य करना असंभव था, इसलिए उसने उन राज्यों को अपने में मिला लिया था और उन्हीं राजाओं को उनका राज्य वापस कर दिया था। फिर आर्यभट्ट पर
समुद्रगुप्त ने अभियान चलाया, युद्ध किया। दक्षिण पथ विजय कर सैन्य अभियान पूरा करने के बाद समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त पर पुनः फिर से आक्रमण कर दिया। दूसरी बार आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि जब वहाँ दक्षिण अभियान पर था उस समय उत्तरी भारत अथवा आर्यावर्त में पराजित शासकों ने अपनी शक्ति पुनः संगठित कर ली थी और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के द्वितीय सैन्य अभियान में 9 राज्यों, पहला है रुद्रदेव, सेकेंड है मतील, थर्ड है नागदत्त, 4 है चंद्रबामन, 5 है गणपत नाग, 6 है नागसेन। ये मैं आप लोगों से पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये जो राज्य थे जब तक समुद्रगुप्त जो है दक्षिण का अभियान उसने किया, दक्षिण विजय जो राज्य थे वो विजय किए, तब तक इधर उत्तर में उसके खिलाफ जो राज्यों को जो उसने जीता था वे सभी राज्य के राजा जो हैं एक संगठित हो गए और अपनी शक्ति को पुनः बढ़ाकर उन्होंने फिर से समुद्रगुप्त के आक्रमण करने के योजना बनाने लगे। तब तक समुद्रगुप्त ने क्या किया, फिर से जो है आर्यावर्त पर फिर से एक बार आक्रमण किया और वहाँ के जो 9 राज्य थे उनको फिर से अपने अधीन कर लिया। अब हेडिंग है मध्य भारत अथवा अटाविक राज्यों पर विजय। ये भी मैं आप लोगों को 18 राज्य जो मैंने बताए थे, जंगली 18 राज्य थे वो विजय किए थे, ये भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से आइए देख लेते हैं। इन्हें अटाविक इसलिए कहा गया था क्योंकि ये 18 राज्य थे। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार आर्यावर्त को विजयी करने के बाद समुद्रगुप्त ने मध्य भारत अथवा अटाविक राज्यों को पराजित कर उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अटाविक राज्यों में कौन कौन से प्रदेश सम्मिलित थे वह अस्पष्ट है। वे राज्य कौन कौन से थे ये अभी तक किसी भी उसमें नहीं मिलता है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। 5 हेडिंग है सीमांतर राज्यों पर विजय। समुद्रगुप्त की विजय सीमांतर राज्यों के राजा भयभीत हो गए थे। समुद्रगुप्त की विजय से सीमांत जो राज्य थे वे सभी भयभीत हो गए थे। अतः जब समुद्रगुप्त ने उन पर आक्रमण किया तो कुछ राजाओं ने तो बिना युद्ध किए ही तथा कुछ ने युद्ध में पराजित होने के बाद समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। साथ ही इन राज्यों के राजाओं ने समुद्रगुप्त को वचन दिया कि वे वार्षिक कर देने के अतिरिक्त हर संभव तरीके से उसे संतुष्ट रखने का प्रयास करेंगे। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने वाले सीमांतर राज्य निम्नलिखित थे। जैसे जो उसकी सीमा पर जो भी राज्य थे, समुद्रगुप्त की जो जहाँ तक उसके राज्य की सीमा थी वहाँ पर जो भी सीमा पर राज्य थे वे समुद्रगुप्त की जो विजयी पताका थी उससे बहुत ही भयभीत हो गए थे। तो जब समुद्रगुप्त ने उन पर भी आक्रमण किया तो बहुत से ऐसे राजा थे जो बिना आक्रमण किए ही, बिना युद्ध के ही उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। और बहुत से ऐसे राजा थे जो युद्ध में पराजित हुए, उनने अधीनता स्वीकार कर ली। साथ ही उन राज्यों के राजाओं ने समुद्रगुप्त को ये आश्वासन दिया कि मैं आपको वार्षिक कर दूंगा। उनकी कुछ शर्तें, समुद्रगुप्त की कुछ शर्तें थी जो कि उन्होंने कहा कि मैं आपको वार्षिक कर दूंगा और हर प्रकार से हर संभव कोशिश करूंगा आपको खुश रखने का, जिसे समुद्रगुप्त ने स्वीकार कर लिया और उनका राज्य उन्हीं को लौटा दिया और वे अपना राज्य करने लगे। अब आगे देखते हैं समतट। हेडिंग है समतट। यह पूर्वी बंगाल का समुद्री तट प्रदेश था। यह समतट जिसे समतट कहा गया है, यह बंगाल का
समुद्री तट प्रदेश था। इसको राजधानी कमंती थी। देखते हैं देवाक। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार उत्तरी बंगाल के बोकारो, दिनाजपुर और राजशाही के जिला इस राज्य में सम्मिलित थे। डॉक्टर सीमंत के अनुसार उत्तरी बंगाल के बोकारो, दिनाजपुर और राजशाही के जिले इस राज्य में शामिल थे। कामरूप देखते हैं हेडिंग कामरूप। आधुनिक आसाम के प्रदेश प्राचीन काल में कामरूप के नाम से जाने जाते थे। जो आसाम के जो कुछ राज्य थे वे प्राचीन काल में जो आधुनिक आसाम जिसे इस टाइम पे आसाम के नाम से जानते हैं, वे प्रदेश में प्राचीन काल में इन्हें कामरूप के नाम से जाना जाता था, इन राज्यों को। नेपाल का तात्पर्य नेपाल से तात्पर्य आधुनिक नेपाल राज्य से है। करतपुर इस राज्य में संभवतः कुमायूं गढ़वाल और रुहेलखंड के प्रदेश आते हैं। जो करतपुर है उसमें कुमायूं गढ़वाल और रुहेलखंड के प्रदेश आते हैं। गढ़ राज्यों की विजय। समुद्रगुप्त ने, अब हेडिंग है गढ़ राज्यों की विजय। समुद्रगुप्त की विजयों से भयभीत होकर गढ़ राज्यों की संख्या 9 थी। उन्होंने बिना युद्ध किए ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये गणराज्य थे मालवा, जिसे मदसौर प्राचीन दसपुर कहा जाता था। मालवा। सेकंड है अर्जुनाय, आगरा, जिसे आगरा तथा जयपुर। थर्ड है योद्धे। 4 है मद्रक। 5 है प्रजुन। 6 है आभीर। 7 है सनकानिक। 8 है काक। 9 है खरपारिक। ये कुछ 9 राज्य थे जो गढ़वालों के थे और उन्हें भी समुद्रगुप्त ने विजय कर लिया था। यानी कि चंद्रगुप्त के जो गुप्त वंश में था, जो समुद्रगुप्त था, वह बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी राजा था, जिसने गुप्त वंश के राज्य को स्वराज में तब्दील किया था। अश्वमेध यज्ञ। अब देखते हैं अश्वमेध यज्ञ। हेडिंग है अश्वमेध यज्ञ। अपनी विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। समुद्रगुप्त ने जो है, जब वह चारों तरफ से हर राज्य विजय हुआ, हर तरफ से वह जब चारों तरफ से उसने सारे राज्यों को विजय कर लिया, अपने अधीन कर लिया, तब उसने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। इस अवसर पर उसने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दिया था और सोने के सिक्के चलवाए। सोने के यह सिक्के विभिन्न प्रकार के थे। इनमें सर्वाधिक प्रमुख अश्वमेध प्रकार का सिक्का था। समुद्रगुप्त के चरित्र के विभिन्न गुणों व वर्णन निम्नलिखित शीर्षक के माध्यम से किया जाता है। महान विजेता। अब देखते हैं महान विजेता। हेडिंग है महान विजेता। समुद्रगुप्त की गणना भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के गिने चुने विजेताओं में की जाती है। समुद्रगुप्त की जो गणना है, समुद्रगुप्त की ऐसी पहचान बन गई थी कि समुद्रगुप्त की जो गणना है वह भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में ही गिने चुने विजेताओं में की जाती थी। उसने अपने पिता से प्राप्त छोटे से राज्य को अपनी विजयों से अधिक विस्तृत कर दिया था, अधिक फैला दिया था। उसने जो है समुद्रगुप्त ने अपने पिता से जो मिला छोटा सा राज्य था, अपने बाहुबल से, अपने साहस से इसे बहुत
जो है अपने राज्य को विस्तृत बहुत बड़ा कर दिया था। निपुण सेनानायक, हेडिंग है निपुण सेनानायक। महान विजेता होने के साथ साथ समुद्रगुप्त एक महान शासक होने के साथ साथ समुद्रगुप्त एक निपुण सेनानायक भी था। उसने एक अच्छे सेनानायक के सभी गुण थे यही कारण था कि विंसेंट स्थिम ने समुद्रगुप्त की तुलना विश्व के महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट से की और उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा से विभूषित किया, उपाधि दी, भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी। थर्ड है प्रजाहितोषी सम्राट। देखते हैं, सर्वोसर्वा होते हुए भी वह निरंकुश शासक नहीं था। वास्तव में वह प्रजा के हित को सर्वोपरि रखता था। समुद्रगुप्त जो है एक कुशल सेनानायक भी था और वह एक बहुत ही अच्छा निरंकुश शासक नहीं था। वास्तव में वह प्रजा का बहुत ही ख्याल रखता था, बहुत ही अपने प्रजा का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखता था और वह सर्वहितैषी था। वह दुखी और गरीब व्यक्तियों की हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। समुद्रगुप्त जो था वह एक कुशल योद्धा ही नहीं था बल्कि एक अच्छा साम्राज्य और बहुत अच्छा सम्राट भी था। बहुमुखी प्रतिभा समुद्रगुप्त की, अब देखते हैं बहुमुखी प्रतिभा। समुद्रगुप्त के चरित्र में बहुमुखी प्रतिभा स्पष्ट रूप से विद्यमान थी। ये जो हैं ये कुछ हेडिंगें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने नोट्सों में लिख लीजिएगा। आप देखते हैं ये कुशल शासक हेडिंग है, कुशल शासक। समुद्रगुप्त में एक कुशल शासक के सभी गुण विद्यमान थे। उसने अपने शासनकाल में एक सुव्यवस्थित शासन प्रबंधन की व्यवस्था की थी। शासन सुविधा की दृष्टि से उसने अपने साम्राज्य को विभक्तियों विषयों तथा ग्रामों में विभाजित कर रखा था। उसने स्थानीय सरकारों को आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने अनेक मंत्रियों को नियुक्त किया था। इन मंत्रियों के अधीन कोई न कोई विभाग रहता था। प्रशासन में यह अपने मंत्रियों का परामर्श भी लेता था। समुद्रगुप्त जो था एक कुशल शासक ही नहीं था, उसने प्रजा के लिए अनेक गांवों के लिए अनेक मंत्री नियुक्त कर रखे थे, जिनसे जो कि अनेक कोई ना कोई विभाग अनेक मंत्रियों के अधीन था। अब देखते हैं रामगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। पहला था रामगुप्त, सेकंड थे चंद्रगुप्त। विशाखा दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त समुद्रगुप्त का सर्वश्रेष्ठ पुत्र था। अतः अपने पिता की मृत्यु के बाद वह गुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। जो समुद्रगुप्त के थे उनके दो पुत्र थे। पहले का नाम था रामगुप्त, सेकंड का नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो रामगुप्त थे वो बड़े बेटे थे और चंद्रगुप्त जो थे वो छोटे बेटे थे। अतः अपने पिता की मृत्यु के बाद गुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। कौन हुआ था? रामगुप्त जो थे वो अत्यंत ही विलासी, निर्बल और भीरु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। समुद्रगुप्त के जो बड़े बेटे थे रामगुप्त, वो बहुत ही भोग विलासी थे और बहुत ही भीरु प्रवृत्ति के
व्यक्ति थे। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, 380 ईस्वी से 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र तथा रामगुप्त के छोटा भाई था। रामगुप्त एक अयोग्य कायर तथा विलासी शासक था, अतः वह लंबे समय तक शासक न कर सका। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता के समुद्रगुप्त के सामने ही वीर पराक्रम तथा धर्मनिष्ठ राजा था। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से विख्यात हुए। थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की दिग्विजय। यद्यपि चंद्रगुप्त को अपने पिता समुद्रगुप्त से एक विशाल राज्य प्राप्त हुआ था, अतः उसे समुद्रगुप्त के समान विशाल राज्य की स्थापना के लिए को युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। चंद्रगुप्त को जो है एक विशाल राज्य मिला था। चंद्रगुप्त को समुद्रगुप्त से एक विशाल राज्य मिला था, इसलिए उसे विशाल राज्य की स्थापना के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा था। किंतु जब समुद्रगुप्त के अधीन शासकों ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया तो उनको नतमस्तक करने के लिए तथा साम्राज्य को सुरक्षित और संगठित रखने के लिए युद्ध करने पड़े। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उन्हें समुद्रगुप्त ने जो बहुत से ऐसे राजा थे जिन्हें पराजित करके अपना राज्य जो है विशाल कर लिया था, तो उन्हें इस विशाल राज्य को संभालने के लिए और इसकी स्थापना करने के लिए कोई भी युद्ध नहीं लड़ना पड़ा था। किंतु जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई तो जो आधीन राज्य थे रामगुप्त के शासन पर बैठते ही वे रामगुप्त जो था वो बहुत ही भोगविलासी और निर्बल राजा था, तो इस वजह से जो अधीन राज्य थे वे सर उठाने लगे थे। तो उन राज्यों को नतमस्तक करने के लिए समुद्रगुप्त द्वितीय ने युद्ध किए। और अब देखते हैं गढ़ राज्यों पर विजय। गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी उत्तर में भद्रगढ़ से लेकर स्वर्णिक तक अनेक छोटे छोटे गढ़ राज्य थे। यद्यपि ये गढ़ राज्य स्वतंत्रता प्रेमी थे, किंतु उनमें पारस्परिक एकता का सर्वथा अभाव था। अतः ये किसी बाह्य आक्रमण का सामना नहीं कर सकते थे। अतः समुद्रगुप्त द्वितीय ने गढ़ राज्यों की इस कमजोरी का लाभ उठाया और गढ़ राज्यों पर आक्रमण किया। जो गढ़ राज्य थे पश्चिमी उत्तर में, वे स्वतंत्र रहना पसंद करते थे। वहाँ छोटे छोटे राज्य थे और वो स्वतंत्र रहना पसंद करते थे। तो इस वजह से जो है उनमें उन राज्यों में कभी एकता नहीं रही। इसी का फ़ायदा चंद्रगुप्त द्वितीय ने उठाया और उन पर गढ़ राज्यों पर आक्रमण कर दिया था और उन्हें अपने अधीन कर लिया था। अब देखते हैं शक क्षत्रपों पर विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना है जिसका मालवा, गुजरात तथा सौराष्ट्र पर शासन था। यद्यपि इन शक क्षत्रपों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय का विचार था कि विदेशी शासक क्षत्र उनके लिए कभी भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। अतः उसने शक क्षत्रपों पर आक्रमण कर शकराज रुद्र सिंह को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी की मुद्राएं चलवाईं। जो चंद्रगुप्त थे, जो
चंद्रगुप्त थे जो शक क्षत्रोपों के जो राजा जिसे समुद्रगुप्त ने विजय कर लिया था, वे उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय का विचार था कि ये कभी भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए कभी भी घातक साबित हो सकते हैं। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन पर आक्रमण कर दिया और उन्हें युद्ध में पराजित कर उनकी हत्या कर दी। और इस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी के मुद्राएं चलवाईं, चांदी की मुद्राएं चलवाईं। अब देखते हैं, हेडिंग है सामंत। सामंत किसे कहते हैं? सामंत जो सम्राट के अधीन अनेक छोटे छोटे सामंत अथवा महाराज होते थे। वे सम्राट के अधीन कार्य करते थे, उन्हें सामंत कहते थे। राज पदाधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के कुछ पदाधिकारी के नाम इस प्रकार मिलते हैं, जैसे कुमारमात्य। यह विशिष्ट प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों का नाम था। महाबली अधिकृत। यह साम्राज्य की संपूर्ण शक्ति का अधिकारी अर्थात सेनापति होता था। जो गुप्त वंश में साहित्य अनुरागी, हेडिंग है साहित्य अनुरागी तथा कला प्रेमी। चंद्रगुप्त को साहित्य से विशेष लगाव था। वह स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे विक्रमादित्य, उसे साहित्य से लगाव था। वह उच्च कोटि का एक विद्वान था। साहित्य की उन्नति के लिए उसने दरबार में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया था। चीनी यात्री फहेयान जिसका वास्तविक नाम कुंग था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। उसका यह नाम प्रवज्या ग्रहण करने के बाद पड़ा। फहेयान का अर्थ होता है धर्मगुरु। फहेयान का अर्थ होता है धर्मगुरु अथवा धर्म रक्षक। फहेयान ने बचपन में ही अनेक बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया। उसने भारत आकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 379 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। उसकी यात्रा का विवरण फो क्यों नामक पुस्तक में मिलता है। अपने भ्रमण काल में उसने अनेक बौद्ध ग्रंथों की खोज की, अनेक हस्तलिपियों की नकल की तथा अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया। भारत आने के समय उसके साथ 9 अथवा 10 भिक्षु भी आए थे। अपनी यात्रा समाप्ति के पश्चात उसने अपनी यात्रा का विवरण दिया। कुमारगुप्त। अब देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम महेंद्र आदित्य जिनका नाम था। ये 1414 से 1455 तक यह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र तथा उत्तराधिकारी का था। यह कार्तिकेय का उपासक था। अन्य धर्मों के प्रति सही विष्णु था। उसने अपने पूर्वजों से प्राप्त विशाल राज्य को सुरक्षित तथा संगठित बनाए रखा। कुमारगुप्त को शासन शांति एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। कुमारगुप्त जो थे वो शासन में शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। स्कंदगुप्त। अब देखते हैं स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। ये 455 से
87 ईस्वी तक। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात मगध सिंहासन पर स्कंदगुप्त आसीन हुआ। यह गुप्त वंश का अंतिम सम्राट था। कौन था? स्कंदगुप्त जो है गुप्त वंश के अंतिम सम्राट थे। इनके शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया। हुणों को परास्त कर विक्रमादित्य अथवा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह विष्णु का उपासक था। पुरुगुप्त स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद उनका सौतेला भाई पुरुगुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण देखते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की, जिसकी सीमाओं में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अत्यधिक विस्तार किया। उसने भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। परिणाम स्वरूप लगभग 250 वर्ष तक गुप्त साम्राज्य अस्तित्व में रहा। किंतु प्रकृति का नियम है, जिसका जितना उत्थान होता है उसका पतन भी अवश्य है। गुप्त साम्राज्य पर भी लागू हुआ और एक दिन ऐसा आया कि गुप्त शासक का अंत हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तराधिकारी थे। साम्राज्य की विशालता। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने सतत प्रयासों से गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार कर दिया था। साम्राज्य की विशालता के कारण एक समय ऐसा आया कि जब गुप्त शासकों के लिए एक अयोग्यता दूसरे अन्य समुचित साधनों के अभाव में दूरदर्शिता प्रांतों पर शासन करना दुष्कर हो गया था। इसके कारण स्कंदगुप्त जो थे वो गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक थे। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जितने भी साम्राज्य हुए वे उनमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वे शासन कर पाते। उनमें क्षमता नहीं थी और योग्यता नहीं थी। गुप्त साम्राज्य पद के लिए कई बार गुप्त शासक आपस में ही युद्ध करने लगे। आपस में ही युद्ध करते थे। राज्य के लिए शासन अतिरिक्त रूप से शासन जो था धीरे धीरे अंदर ही अंदर आंतरिक रूप से कमज़ोर होने लगा था। गुप्त साम्राज्य अधिक विस्तार हो गया था, परंतु स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद कोई योग्य शासक न था और समुचित साधनों के अभाव में दूरदर्श प्रांतों पर शासन करना असंभव हो गया था। हुणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और गुप्त साम्राज्य को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त कर दिया था, लेकिन स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुणों को अपने आक्रमण में सफलता मिली और गुप्त साम्राज्य बिखर गया। ऐसे गुप्त साम्राज्य का जो है पतन हुआ था। इसमें कोई भी स्कंदगुप्त के बाद जो अंतिम शासक थे स्कंदगुप्त, उनकी मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो कि इस साम्राज्य को संभाल पाता। और इसका इतना विस्तार हो गया था। स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इतना विस्तार इसका इतना विस्तार कर दिया था कि जो अन्य राजा हुए उनसे ये संभाला नहीं गया। और जो भी इनके दूरस्थ जो राज्य थे उनमें जो, और ऐसे ही गुप्त वंश का पतन हुआ। तो आज हमारा जो है, आज की वीडियो में हमारा ये थर्ड चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आज हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है और कल की वीडियो में हम इसके आगे जो है 4 चैप्टर देखेंगे। ये हमारा आज 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया और कल की वीडियो में हम 4 चैप्टर देखेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन वंश काल के बारे में जानेंगे और
हर्ष का चरित्र एवं मूल्यांकन के विषय में जानेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप है उनमें शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। आप जब दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी। तो चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।